मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आज अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपके द्वारा दिए गए स्नेह के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व भाषा परिवार से हिंदी भाषा का विकास क्रम, यानी विश्व भाषा परिवार से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उस हिंदी भाषा के विकास क्रम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का है हिंदी भाषा का विकास क्रम, हमारा शीर्षक है हिंदी भाषा को हमने कैसे कैसे प्राप्त किया, ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार थे, जिनमें अपना पहला था भारोपीय, ठीक है ना। पहला कौन सा था? भारोपीय था। दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा सेमेटिक, पांचवा हेमेटिक, छठवां कॉकेशस, सातवां सूडानी, आठवां बुशमैन, नौवां बाटू, 10वां यूराल अल्टाइक, 11वां आग्नेय, 12वां जापानी कोरियाई और 13वां अमेरिकन, या इसको रेड इंडियन भी बोलते हैं। ये टोटल 13 भाषा परिवार पूरे विश्व में थे, है ना। आप सभी इससे उम्मीद करेंगे। ये 13 भाषा परिवार हमने देखे। पूरे विश्व की अगर समस्त भाषाओं को बांटा जाए तो ये 13 भाषा परिवारों में बढ़ती है। कौन कौन सी? भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय यूराल अल्टाइक, बांटू, कॉकेशस, रेड इंडियन, ठीक है, बुशमैन और जापानी कोरियाई। ये सारे अपने 13 भाषा परिवार हैं। इन भाषा परिवारों में हम संपूर्ण विश्व के भाषाओं को बांटते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ है इन 13 भाषाओं से। देखिए, हिंदुस्तान में इन 13 भाषा परिवार में से 2 भाषा परिवार की अपनी भाषाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द्रविड़, जो द्रविड़ भाषा परिवार है, इसकी जो अपनी 4 भाषाएं अपने दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, तमिल। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चारों जो है ना दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? एक तमिल, दूसरी तेलुगु, तीसरी कन्नड़ और चौथी है 1, 2, 3 और 4 मलयालम। ये द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से है और ये हमारे कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका नाम है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आज का, क्योंकि हमारा शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। विश्व भाषा परिवार, विश्व में, संपूर्ण विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताया था। भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, कॉकेशस, बुशमैन, सूडानी और जापानी कोरियाई और रेड इंडियन, ठीक है ना। यह हमारे 13 भाषा परिवार है। हिंदी भाषा का विकास क्रम अगर हम देखें तो जो भारोपीय, यानी इसका नाम है भारोपीय, भारत से भारत और ओपीय से यूरोपीय, इन दोनों को मिलाकर भारोपीय, ठीक है, भार प्लस उपीय, है ना। भारोपीय, भारत और यूरोपीय, तो ऊपीय बोल रहा है ना, वो मिला के दोनों भारोपीय, भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं वो मिलाकर क्या कहलाई? भाषा परिवार। भारत में बोली जाने वाली भाषा और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं मिलकर क्या कहलाई? भारोपीय कहलाई। ठीक है, अब भारोपीय भाषा परिवार से हम देखेंगे तो भारोपीय भाषा परिवार से यदि हम देखते हैं तो भारोपीय से क्या निकल के आई? 2 शाखाएं निकली, एक सतम और दूसरी कैतुम। भारोपीय भाषा परिवार से आगे चलकर कितनी शाखाएं हुई? 2 शाखाएं हुई। एक का नाम था सतम और एक का था कैतुम। सतम और कैतुम। आगे फिर हम देखते हैं सतम से, हम कैतुम की बात नहीं करेंगे, कैतुम से भी बहुत सारी भाषा परिवार निकले अपने, है ना, बहुत सारी भाषाएं निकली। क्योंकि हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ रहे हैं तो भारोपीय 13 भाषा परिवारों में से एक है। उस भारोपीय से निकली 2 शाखाएं, एक सतम कहलाई, एक कैतुम कहलाई। फिर हम सतम
कि देखते हैं सतम आगे चल के ये 5 भाषा परिवारों में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो सतम से निकली भारत ईरानी, अल्बानियन, आर्मेनियम, बाल्टोस्लाविक, ठीक है ना, बाल्टोस्लाविक, भारत ईरानी, अल्बानियम, आर्मेनियन, बाल्टोस्लाविक, एक और है उसका मैं अभी आपको नाम बता दूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ से इस भारत और ईरानी, जो भारत ईरानी है ना, भारत ईरानी शाखा से सतम से कौन कौन सी शाखाएं निकली, कैतुम से हमने कोई शाखाएं नहीं निकाली, भारोपीय से सतम और कैतुम निकली, सतम से फिर निकली भारत ईरानी, अल्बानियन, आर्मीनियन, बाल्टोस्लाविक, और भी है मैंने नाम नहीं लिखे। अब हम बात करते हैं भारत ईरानी की। भारत ईरानी से आगे चलकर फिर 3 शाखाएं निकली। कितनी शाखाएं निकली? 3 शाखाएं निकली। पहली भारतीय, दूसरी दरद और तीसरी ईरानी। भारतीय शाखा जो है भारत में आ गई, ये दरद उधर चली गई और ईरानी ईरान साइड में चली गई, इनसे अलग अलग लैंग्वेज निकली। अब हम बात करेंगे भारतीय से। भारतीय से यानी जो भारत और ईरानी जो भाषा परिवार था उसमें से पहले भारतीय जो भारत में आ गए, दरद उधर चले गए और ईरानी ईरान साइड में चले गए। ये भाषा परिवार हमने यहाँ से प्राप्त किए, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट। अब यहाँ से आता है भारतीय भाषा परिवार में। भारतीय भाषा परिवार में किस प्रकार हम लोगों ने अपनी हिंदी का विकास पाया। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो भारतीय जो शाखा थी, भारत ईरानी की जो भारतीय शाखा थी, इससे हमने कौन सी निकाली, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं या प्राचीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत, जिसको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 BC, ठीक है, क्या बोलते हैं 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना जाता है, 700 वर्ष का। वैदिक, जिसमें वेद पुराण ऋचाओं का क्या हुआ है, लेखन हुआ है। तो वो संस्कृत क्या कहलाई? वैदिक शास्त्रों की संस्कृत, वेद शास्त्रों की संस्कृत क्या कहलाई? वैदिक कहलाई। जिसमें वेदों का सृजन हुआ है वो वैदिक संस्कृत कहलाई। और इसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। 1500 BC से, है ना, 1500 BC से 800 BC तक, 1500 BC से 800 BC तक। क्लियर? इसके बाद फिर दूसरी जो है वो है हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत मतलब आम बोलचाल की, लोक में जिसका व्यवहार किया गया था। लौकिक संस्कृत जिसका व्यवहार कहाँ किया गया था? लोक में किया गया था, है ना। जहाँ लोक की बात, समाज की बात, समाज में जिस संस्कृत को व्यवहार किया जाता था वो लौकिक संस्कृत कहलाई, ठीक है ना। और लौकिक संस्कृत में मैं आपको बता दूं, पाणिनि जी ने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, व्याकरण जो ग्रंथ लिखा था पाणिनि जी ने, ठीक है, व्याकरण का अपना ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो व्याकरण ग्रंथ जो लिखा था पाणिनि जी ने इसी लौकिक संस्कृत में लिखा था, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आते हैं पाली। पाली का विकास क्रम अगर हम देखें तो वह लौकिक संस्कृत जो थी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। लौकिक संस्कृत का क्या माना जाता है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत का माना जाता है, जिसमें पाणिनि जी ने हिंदी के व्याकरण की रचना की थी, ठीक है ना। उसके बाद आता है पाली। पाली में बौद्धों के त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो पाली में, है ना। बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो संदेश हैं वो पाली भाषा में हैं, ठीक है। ये पाली भाषा का जो अपना कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का माना जाता है, कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का जो समय है वो पाली भाषा का माना जाता है। इसमें पाली का बड़ा प्रचलन रहा। इसमें महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए, अपने ग्रंथ लिखे। इसके बाद आती है पाली के बाद प्राकृत, है ना। पाली को हम प्राचीन प्राकृत के नाम से जानते हैं। पाली को हम किस नाम से जानते हैं? प्राचीन प्राकृत के नाम से भी जानते हैं या प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं। पाली को हम कई स्थानों पर प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है इन निम्न में से कौन सी भाषा प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें आपको वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत 4 ऑप्शन मिलेंगे, या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, वैदिक संस्कृत दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथम पाली, प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से जिसको जाना जाता है वो कौन सी है? प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से जिसको जाना जाता है वो है पाली, ठीक है। प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से कौन सी जानी जाती है? पाली जानी जाती है। और इसके बाद पाली में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने संदेश दिए,
ये बात आपको समझ में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत भाषा की, जिसको द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्राकृत के नाम से जिस भाषा को जाना जाता है, इसका काल है 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है ना। द्वितीय प्राकृत, जिसको प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं, इसका काल माना गया है मेरे प्यारे साथियों 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है। और 500 ईस्वी तक माना गया है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि प्राकृत भाषा में, यानी द्वितीय प्राकृत जिसे कहते हैं, प्राकृत भाषा जिसे हम कहते हैं, पहली पाली कहलाती है, दूसरी प्राकृत कहलाती है। पहली को हम प्रथम प्राकृत कहते हैं और प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। तो प्राकृत भाषा में यानी द्वितीय प्राकृत भाषा में क्या लिखे गए हैं? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने क्या किए हैं? अपने उपदेश दिए हैं। और जितने भी जैन ग्रह हैं पाली भाषा में ही प्राकृत भाषा में ही देखने को मिलते हैं। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। और प्राकृत भाषा का अपना समय कब माना गया है? प्राकृत भाषा का अपना समय माना गया है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और इसके बाद तीसरी जो भाषा आती है, अगले कालखंड में हम जाते हैं। पहले प्राचीन संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत, दूसरी आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो विकास हुआ वो कहलाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश, यहाँ क्या है? अपभ्रंश, भ्रष्ट हो गई भाषा। अब भाषा कैसी हो गई? भ्रष्ट हो गई, यानी भाषा अपने संस्कारों से गिर गई, च्युत हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो इसका नाम दे दिया गया अपभ्रंश। यहाँ भाषा में क्या है? भाषा के जो संस्कार थे, संस्कृत माने संस्कार युक्त भाषा, अब वो यहाँ आते आते क्या हो चुकी थी? अपने संस्कारों से भ्रष्ट हो गई, है ना। तो इसका नाम रख दिया गया अपभ्रंश। इसमें देसी शब्दों का प्रयोग हो गया, आम बोलचाल के शब्दों का अधिकतम प्रयोग होने लगा और इस भाषा का नाम रखा गया अपभ्रंश। और अपभ्रंश का काल माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का अपना जो समय है वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश का समय कहलाता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश से हमारी कुछ शैलियाँ विकसित हुई, कुछ अन्य। ये जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश में क्या है? एक ब्राचड़ थी, एक सौरसैनी थी, एक मागधी थी, एक अर्धमागधी थी, एक कैके थी, एक टक थी, एक महाराष्ट्री थी। ये अलग अलग भाषाएं निकली, अलग अलग शैलियाँ निकली अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश की ये अपनी अलग अलग शैली थी या अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने के कारण इनका अलग अलग नाम पड़ गया। अपभ्रंश का ही अलग अलग क्षेत्र में बोले जाने के कारण अलग अलग नाम पड़ गए इन भाषाओं का अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश से ब्राचड़ क्षेत्र कहलाया, है ना। एक क्षेत्र की भाषा क्या कहलाई? ब्राचड़ थी तो अपभ्रंश, पर वो क्या कहलाई? ब्राचड़। दूसरी क्या कहलाई? सौरसैनी, ठीक है। और तीसरी क्या कहलाई? मागधी। चौथी क्या कहलाई? अर्धमागधी। पांचवी क्या कहलाई? कैके। छठवीं क्या कहलाई? टक। सातवीं क्या कहलाई? महाराष्ट्री। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के नामकरण हो गए अपभ्रंश से। कहाँ से? अपभ्रंश से। अब तक हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश, लेकिन अपभ्रंश भी क्या है? अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग इनका नामकरण कर दिया गया। तो एक कहलाई ब्राचड़, दूसरी कहलाई सौरसैनी। ये सूरसैन, मथुरा आगरा के आसपास का क्षेत्र सूरसैन, है ना, जो राजा द्वारा राजित किया गया था। राजा द्वारा मैं बताऊं, जैसे कि जिसका सूरसैन राजा का जहाँ पर आधिपत्य था, तो वो सूरसैन क्षेत्र मथुरा आगरा के आसपास का दिल्ली तक का ये क्षेत्र सौरसैनी कहलाया, है ना। मागधी, मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली मागधी कहलाई। अर्धमागधी, कैके क्षेत्र में बोली जाने वाली कैके कहलाई। टक महाराष्ट्री, ऐसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाने वाली महाराष्ट्री, पंजाब में बोली जाने वाली टक थी। अब उनसे फिर आज की हम आधुनिक भाषाओं को प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी भाषाओं को? आज की आधुनिक हिंदी भाषा को हम प्राप्त करते हैं और इन सबसे अलग अलग चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। आज की जो हमारी आधुनिक भाषाएं, आधुनिक भारत की आधुनिक भाषाएं जो हमें देखने को मिली हैं, वो इन्हीं 7 शैलियों से देखने को मिली हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो हम ब्राचड़ से अगर बात करें तो ब्राचड़ से आज सिंधी विकसित हो गई है। ब्राचड़ का विकसित रूप क्या कहलाता है? सिंधी कहलाता है, ठीक है ना। ब्राचड़ का विकसित रूप क्या कहलाता है? सिंधी कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। ब्राचड़ का विकसित रूप सिंधी कहलाता है। और सौरसैनी से एक निकल के आई है गुजराती, गुर्जर गॉड, तो गुजराती, ठीक है।
सौरसेनी से एक निकल के सौरसेनी से जो विकसित हुई हैं उन भाषाओं के नाम है, एक का नाम है गुजराती, दूसरी का नाम है राजस्थानी, तीसरी का नाम है पहाड़ी, चौथी का नाम है पश्चिमी हिंदी। यानी सौरसेनी से हमने ये 4 भाषाएं प्राप्त की हैं, उपभाषाएं, हिंदी की ये उपभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्राप्त की हैं। ब्राचड़ से सिंधी प्राप्त हुई है, सौरसेनी से गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है। मागधी से हमने ये 4 भाषाएं प्राप्त की हैं, एक उड़िया, दूसरी असमिया, तीसरी बंगाली और चौथी बिहारी, ठीक है। मागधी से कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं? उड़िया, बिहारी, बंगाली और असमिया, ठीक है। उड़िया, असमिया, बंगाली और बिहारी, ये 4 हमें कहाँ से मिली हैं? मागधी से प्राप्त हुई हैं। मागधी से इनका विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी प्राप्त हुई है। अर्धमागधी से कौन सी प्राप्त हुई है? पूर्वी हिंदी प्राप्त हुई है। कैके से लहंदा, जो पंजाब से ऊपर कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है। टक से पंजाबी, कैके से क्या मिला है? लहंदा। लहंदा ये आपके कहाँ बोली जाती है? पंजाब से ऊपर कश्मीर साइड में बोली जाती है। और टक से आपको कौन सी भाषा विकसित हुई? पंजाबी, जो पंजाब क्षेत्र में उसके आसपास बोली जाती है। और महाराष्ट्री से आपको मराठी प्राप्त हुई। महाराष्ट्री से कौन सी प्राप्त हुई? मराठी प्राप्त हुई। और इससे आगे का मैं आपको अगली वीडियो में भाषा और उसके बोलियों का, उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण जो कराया है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने पश्चिमी हिंदी, ये क्या है? हिंदी भाषा के मैंने आपको 5 वो बताए थे, हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं होती हैं। तो एक हो गई कौन सी? पश्चिमी हिंदी, दूसरी हो गई पूर्वी हिंदी, तीसरी हो गई आपकी बिहारी हो गई, ठीक है, चौथी हो गई आपकी पहाड़ी और 5वीं हो गई आपकी राजस्थानी। ये 5 विभाषाएं हैं या 5 उपभाषाएं। उपभाषाओं को ही हम विभाषा कहते हैं। तो आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमारी 6 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? ब्रज, बुंदेली, बांगरू, जिसको हरियाणवी भी कहा जाता है, ठीक है, कन्नौजी, दक्षिणी और खड़ी बोली। ठीक है जी। ये 6 भाषाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई? पश्चिमी हिंदी से हुई। पूर्वी हिंदी से हमको 3 भाषाएं प्राप्त होती हैं, 3 बोलियां, भाषाएं नहीं, 3 बोलियां प्राप्त होती हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इस उपभाषा से हमको 6 बोलियां प्राप्त होती हैं, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, दक्षिण में खड़ी। और इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि बाबू, है ना, जैसे बा से बाबू, बांगरू और बुंदेली, बाबू, ठीक है। बाबू की कब्र, बाबू की कब्र दक्षिण में खड़ी। तो बा से बांगरू, बू से बुंदेली, की कब्र, की साइलेंट है, कब्र क से कन्नौजी और ब्र से ब्रज, ठीक है। और दक्षिण में खड़ी मतलब दक्षिणी और खड़ी बोली। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबू की कब्र दक्षिण में खड़ी। बा से बांगरू, है ना, बू से बुंदेली और की साइलेंट है, क से कन्नौजी, ब्र से कब्र में बाबू की कब्र, क से कन्नौजी, ब्र से ब्रज, दक्षिण में खड़ी, दक्षिणी और खड़ी बोली। ये 6 हैं आपकी। फिर हमने यहाँ से प्राप्त की पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से आपको याद होगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपको मैंने बताया था। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 आपको प्राप्त होंगी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। बिहारी से आपको मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी प्राप्त होंगी, ठीक है। पहाड़ी से आपको 3 प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? के कुमाऊनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है ना। और राजस्थानी से आपको 7 बोलियां प्राप्त होती हैं। कौन सी?
7 बोलियाँ, एक मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी, तीसरी हाडौती, चौथी ढूंढाड़ी, 5वीं वागड़ी, 6वीं मेवाती और 7वीं मालवी। इस प्रकार 22 बोलियां हो जाती हैं एक हिंदी भाषा की। ये हम 5 क्या लेकर चलते हैं, उपभाषाएं और 22 बोलियां लेकर चलते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा या दिखा चुका हूं पहली वीडियो में जहाँ भी है। ये आज हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम आधुनिक भाषाओं तक और बोलियों तक हम प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ होंगे। और अगली वीडियो में जब हम पुनः आपसे मिलेंगे, मुखातिब होंगे, तब तक आप अपने परिवार के साथ मंगल में रहेंगे। शुभ कामनाओं के, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं हम पुनः जब भी मिलेंगे हम सभी स्वस्थ मिलेंगे। और आप सभी का ये जो प्यार स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है, और आपसे अपेक्षा करता हूं यही प्यार स्नेह मुझ पर लगातार आप बरसाते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जाकर सही गलत जैसा भी आपको लगता है कमेंट कीजिए। आप सभी के कमेंट्स की, आप सभी के सुझाव का, राय का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। बहुत ही शानदार, इससे अगली वीडियो में मैं आपको लिपि और व्याकरण के बारे में समझाने जा रहा हूं। हमारी देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, कहां से आया, और इसके लिए आप तैयार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा। वंदे मातरम, जय हिंद।